हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सुबह 10 बजे क्लास होनी थी, क्लास आपकी नहीं आ पाई। आज हम बात करेंगे यहाँ पर अभी सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लगभग 10 से 15 सवाल के बारे में हम बात करेंगे। आप इतना मान के चलिए कि 85 to 90% क्वेश्चंस आपको करेक्ट यहाँ पर करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे इन्होंने पूछा है कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान को अगर दूसरी परिस्थिति में हम यूज में लेकर के आ रहे हैं, मतलब एक सिचुएशन में जो भी आपका एक्वायर्ड नॉलेज है उसको आप अगर दूसरी सिचुएशन में प्रयोग में लाते हो तो उसे हम क्या कहते हैं। सीखने में विधियां लिखा हुआ है, सीखने की विधियां, सीखने में स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लर्निंग, सीखने में पठार बोला है इन्होंने, या फिर सीखने में रुचि बोला है, इंटरेस्ट। आपको मैं बता दूं, होता यह है एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, आपने कुछ भी चीजें हैं, कोई भी चीज है, जैसे आप हिंदी भाषा को ले लो, आपने सीखा कि वर्ड क्या है, शब्द क्या है, वाक्य क्या है। जब आप विज्ञान पढ़ रहे होते हो तो इन्हीं शब्द, इन्हीं वाक्यों, इन्हीं जो है वर्णों को आप अध्ययन कर रहे होते हो, इन्हीं को आप जान रहे होते हो। गणित में आप जोड़ घटाव सीखते हो, विज्ञान में जाकर के आप जोड़ घटाव कर रहे होते हो। मतलब आपने जो चीजें वहां पर सीखी उसको आप दूसरी जगह प्रयोग में ला रहे हो, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, ये सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। आशा उम्मीद है कि आपने भी यही आंसर किया होगा। चलते हैं एक और सवाल की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने आपसे पूछा है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। आपके एक्सपीरियंसेस के बाद जो बिहेवियर में चेंज देखने को मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं। स्मृति है, सीखना है, प्रेरणा है, या फिर चिंतन कहलाता है। मेमोरी होता है, लर्निंग आप कह देते हो, आप उसको इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जो भी कह लें, या फिर जो भी थिंकिंग है। तो जो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, यहाँ पर यह ध्यान देने की ज़रूरत है। आप जी बुरहस्ट फ्रेडरिक स्किनर की डेफिनेशन भी देखोगे किस तरीके से कि जो चेंज होता है हमारे बिहेवियर में, हमारे एक्सपीरियंसेस के बाद, उसे हम क्या कह देते हैं, वो हमारा लर्निंग, वो हमारा अधिगम या सीखना कहलाता है। तो आशा उम्मीद है कि यही आंसर आपने भी बी पर ही टिक किया होगा। ठीक है जी, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें इन्होंने कहा है, आपसे कहते हैं बहुत अच्छी तरीके से, इन्होंने एक सवाल आपसे पूछा है कि सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं जिससे कि आपको और आसानी रहे जी। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र, ध्यान दीजिए, जिसमें आवृत्तियों को, आवृत्ति मतलब जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, जो रिपीट हो रही हैं चीजें, उनको स्तंभों यानी कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन्हें आप क्या बोलोगे। स्तंभों में रिप्रेजेंट करने की बात की है, ज़्यादा बिल्कुल कुछ सोचने का नहीं ऐसे। उसमें संचयी आपका लिखा है, आवृत्ति है, रेखा चित्र है, स्तंभाकृति, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। स्तंभ की बात की है, स्तंभाकृति आप आंसर में लगा दीजिए। कॉलम में ही आप उसे शो करते हो या दर्शाते हो, या कॉलम के रूप में। एक सवाल आपसे इन्होंने और पूछा है, कहते हैं कि बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता क्या कहलाती है। ऐसे प्रत्यय जो कि आपके एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मूर्त मतलब वो चीज़ें होती हैं जो आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट हो, अमूर्त वो चीज़ें जो आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट ना हो। इन्होंने कहा कि बच्चों में अमूर्तमान प्रत्यय को ग्रहण करने की योग्यता क्या कहलाती है। वो चीज़ें जिन्हें वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जिनमें हो, या एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को समझ सके कि बेटा आप सोचिए कि यहाँ पर भारत में इन इन जगहों पर सोने की खानें पाई जाती हैं, तो वो बच्चा सोच रहा होता है, अपने प्रत्ययों का निर्माण कर रहा होता है। इस प्रकार के बालक को क्या बोलोगे, तो इसमें कुछ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपकी स्टार्टिंग में प्रारंभिक अवस्था होती है वहाँ पर आप मूर्त प्रत्ययों से पढ़ाना शुरू करते हो। और ये जो अमूर्त मान है, ये प्रॉपर्टी है एक प्रतिभाशाली बालक की, ये कैरेक्टरिस्टिक है एक प्रतिभाशाली बालक की। आपका आंसर जो है वो सेकंड आ जाएगा। एक और सवाल पर चलते हैं। आपका यहाँ पर जब आप पांचवें क्वेश्चन में आपसे इन्होंने कहा है कि इनमें से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, मतलब टाइप ऑफ इवैल्यूएशन की बात करोगे, उनमें आपका शामिल नहीं होगा। मानक, एक स्टैंडर्ड, निर्माणात्मक, कोई फॉर्मेटिव प्रकार का, योगात्मक, एडिटिव प्रकार का, और CCE, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की जब आप बात करते हो। तो आपको मैं बता दूं, कहते हैं कि इस चीज़ का एक स्टैंडर्ड है, इस चीज़ का एक मानक है। क्यों, क्या बोलते हो आप, स्टैंडर्ड बोलते हो। तो ये जो स्टैंडर्ड है, जैसे अगर मैं बात करूं कि निर्माणात्मक का एक स्टैंडर्ड होगा मूल्यांकन का, इसका एक स्टैंडर्ड होगा, इसका होगा, तो ये स्टैंडर्ड को बताता है, ना कि किसी प्रकार में आएगा। तो कौन सा शामिल नहीं होगा, जो शामिल नहीं है वो आपका ये होगा। आशा उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। कुछ अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, बाकियों तक भी ज़रूर पहुंचाइएगा शेयर करके, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आप कितने सही करते हो जितने भी सवाल मैं करवाता हूं। आपसे इन्होंने बोला
6 नंबर में बोला है कि वह विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान, शैक्षणिक दक्षता, मतलब एक बढ़ा हुआ नॉलेज, बहुत ज़्यादा नॉलेज आप कह लो ऐसे में, जो एजुकेशनल एफिशिएंसी होती है, कैपेसिटी होती है, उसकी हार्दिक इच्छा दर्शाता है, तो उनके पास क्या होता है? अगर वह ऐसे कुछ चीज़ें दर्शाता है तो उसके पास क्या है? निष्पादन, परिहार, अभिविन्यास, कार्य परिहार लिखा है, नैपुण्यता, निपुणता या निष्पादन, उपागम। इस सवाल में अक्सर कंफ्यूजन रहता है, आपको मैं बता दूं। कहते हैं कि किन अप्रोचेस का आप प्रयोग करके फिर एक आप रिजल्ट लेकर के आए हो। निष्पादन, उपागम, अप्रोच, उपागम और निष्पादन, जो एक रिजल्ट निकल करके आता है। तो ये जो समृद्ध ज्ञान है, शैक्षणिक योग्यता है, इनकी हार्दिक इच्छा दर्शाता है। अभिविन्यास करना, उनको बताना, उनके बारे में डिक्लेयर करना, डिफाइन करना, ये चीज आपका जो है वो देखने को मिलेगा निष्पादन, उपागम, अभिविन्यास में। है क्या? जब आप डिटेल में थोड़ा पढ़ोगे इसके बारे में तो और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है सीडीपी की बाकायदा, वहां पर जाइए। बहुत सारी चीजें, पूरा सीडीपी मैंने कंप्लीट किया हुआ है। ईवीएस, आपका हिंदी, आपकी इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करिए, सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है जी, चलते हैं आगे की तरफ, एक और क्वेश्चन की तरफ। आपसे इन्होंने सवाल ये पूछा है ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर देता हूं। और अब ये आपसे कहते हैं, यहाँ पे माफी चाहेंगे, 1 मिनट रुक जाइएगा। ये है आपका 7वां सवाल। ठीक, अब ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये कहते हैं कि इनमें से किसके द्वारा समस्या समाधान को, ध्यान दीजिए, समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बनाने में मदद नहीं मिलती है। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ऐसे में कोई भी चीज है तो विद्यार्थियों के लिए मजेदार बनाने में मदद नहीं मिलती है। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना कि वो पूरी तरीके से करेंगे काम को। मुक्त अंत वाली सामग्री, मुक्त अंत, मुक्त खेल के लिए टाइम देना, सृजनात्मक चिंतन। जो सृजनात्मक चिंतन प्रकार के होते हैं वो मुक्त अंत वाले होते हैं। बंद अंत वाले क्या, जो आपके क्या होते हैं, जब आप बात करते हो कि बने बनाए रटे रटाए चीजों को जो बता दे, वो बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस कहलाते हैं वो। ओके, और बाकी मुक्त अंत वाले ओपन एंडेड होते हैं। जब आप 7 नंबर की बात करते हो, इन्होंने कहा मदद नहीं मिलती है, तो अगर हम ये आशा करें, परिपूर्णता की अपेक्षा करें, देखिए अगर हम ये अपेक्षा करें, एक्सपेक्ट करें कि बच्चा अच्छा करेगा तो ठीक है, लेकिन परिपूर्णता वाली बात हमेशा नेगेटिव में आ जाती है। इसीलिए ये वाला सवाल हमारा, मतलब ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। आपसे नहीं पूछा है तो नहीं में आपका ए आएगा। उम्मीद है, आशा है कि चीज़ों को आप समझ बहुत अच्छे से रहे होंगे। एक क्वेश्चन आपसे इन्होंने ये पूछा है, बात कर लेते हैं इसके बारे में। आपसे कहते हैं कि गतिक निर्योग्यता में निर्गम, जो अधिगम निर्योग्यता होती है वो क्या कहलाती है? जो मूवमेंट से रिलेटेड जो स्किल्स होती हैं, अगर उसमें प्रॉब्लम होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक डिस्फ्रेजिया दिया है, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया बोला है, डिसलेक्सिया बोला है। 8 नंबर की जब आप बात करोगे, ध्यान रखिएगा, जैसे डिस्कैल्कुलिया जो पठन या पढ़ने संबंधित जो बीमारी होती है, पढ़ने संबंधी जो अधिगम निर्योग्यता है, जो लर्निंग डिसेबिलिटी है। अब डिस्कैल्कुलिया गणितीय विकार संबंधी चीजों को लेकर के बात करते हो। डिस्फ्रेजिया, ये डिस्फेजिया है, फा है, फ्रा नहीं है। डिस्फेजिया भाषा संबंधी जो मेंटल डिसऑर्डर को लेकर के बात करता है। डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है, ध्यान दीजिए, डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है, जैसे बच्चा जो है वो पेन पकड़ने में, ब्रश पकड़ने में दिक्कत हो रही है उसे, ये गतिक निर्योग्यता कहलाता है। कि फाइन मोटर स्किल बोलते हो, थोड़ा सा भी वो गति ना कर पाया ऐसे में, ठीक है, वो डिस्प्रैक्सिया में आएगा। ऐसे ही जब आप डिस्ग्राफिया की बात करते हो, डिस्ग्राफिया आपका किससे रिलेट करेगा आप बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये भी बताइएगा कि कितने सही करते हो, और ये भी बताइएगा कि डिस्ग्राफिया किस प्रकार की अधिगम निर्योग्यता को बताता है। 9 नंबर, अगर मैं बात करूं अधिगम निर्योग्यता को लेकर के, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी को लेकर के, तो समुचित निवेश के साथ में सुधार योग्य नहीं है। एक स्थिर अवस्था होती है, एक चर अवस्था है। चर मतलब वेरिएबल जो बदल सकती है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। 9 नंबर सवाल आपसे पूछा इन्होंने। यहां पर इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, आपको मैं बता दूं। ये बस इतना कह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा अधिगम निर्योग्य है, सीख नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, तो ऐसे में क्या वो किस प्रकार के जो है ऑप्शन से बेस्ट मैच खाएगा आपका? आप तुरंत बोलोगे यह एक चर अवस्था है, मतलब आज अगर नहीं सीख पा रहा है कल तो सीख लेगा ना। चर मतलब वेरिएबल होता है, आज नहीं आता कल आ जाएगा। अगर हमने स्थिर अवस्था बोला, दैट मीन्स उसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलने वाला।
तो आज जो बच्चा कुंठ बुद्धि है, आप कालिदास जी की कहानी जानते होंगे नहीं, जिस डाल पे बैठे थे उसी को काट रहे थे, तो वो भी कहीं ना कहीं कहते हैं करत करत अभ्यास थे जड़मति हो तो सुजान। जो जड़मति यानी कि कुंठ बुद्धि वाला आदमी भी क्या हो जाता है, तो आज अगर अधिगम निर्योग्य है, कल को उसे हो सकता है वो चीजें आ जाए। तो एक चर अवस्था बोलेंगे इसे हम। चलते एक और क्वेश्चन की तरफ। अब से अगला सवाल इन्होंने पूछा है, इनमें से ये कहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी समस्या समाधान प्रक्रिया के चरण है। मतलब इनमें से कौन सा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपका प्रोसेस है उसका एक स्टेप नहीं होगा। परिणामों की आशा करना लिखा हुआ है इन्होंने, समस्या की पहचान करना, संभावित युक्तियों को खोजना, और एक दिया है समस्या को छोटे टुकड़ों में बांटना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ईच एंड एवरी ऑप्शन इज करेक्ट। आपके सारे जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, बस एक ऑप्शन थोड़ा सा लीस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि है परिणामों की आशा करना। आप क्या करते हो, परिणामों की आशा करना को आप हाइपोथेसिस संकल्पना कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे है क्या, लीस्ट इंपॉर्टेंट पे ये आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी समस्या की पहचान, भाई कोई दिक्कत है, डॉक्टर के पास गए हो, पहले दिक्कत तो जानेगा ना, पहले इंजेक्शन लगा देगा या जो भी है चीज़ है, या दवा दे देगा। तो समस्या की पहचान करना, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना बहुत ज़रूरी है कि काम बड़ा सा है, छोटे छोटे भागों में करके करें। जैसे आप CDP पढ़ रहे हो तो ऐसा तो नहीं इकट्ठे ही पढ़ डालोगे, सब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हो ना। फिर है संभावित युक्तियों को खोजना कि किस तरीके से वो जो प्रॉब्लम है, उन टेक्निक्स, उन पॉसिबल टेक्निक्स को खोजना कि कैसे उन दिक्कतों को हम दूर कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर कहते हैं किसी प्रगतिशील कक्षा, एक प्रोग्रेसिव क्लास की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो, कैसे वातावरण को, नियामक हो, रेगुलेटर टाइप का हो, रेगुलेटरी जैसे बोलते हैं आप, समावेशन को हतोत्साहित करता हो। हतोत्साहित का मतलब होता है उत्साह को कम करना। आप समझ रहे हैं क्या मतलब होता है इसका। जब हतोत्साहित लिखा हो तो इसका मतलब होता है उत्साह को कम करना, वो होता है हतोत्साहित। उत्साहित इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। आवृत्ति को बढ़ावा देता है, यानी कि जो रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ावा देना या खोज को प्रोत्साहन देना है। तो बड़ी अच्छी बात है, जब एक प्रगतिशील कक्षा की बात करते हो, एक प्रोग्रेसिव क्लास वही होती है जहां पर टीचर चाहता है कि बच्चे आगे बढ़ करके किसी एक नई चीज़ को खोजे, किसी एक नई चीज़ को समझे, नई चीज़ को जाने। नियामक गलत हो जाएगा क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। हतोत्साहित गलत है, आवृत्ति को बढ़ावा हो सकता है, बट उससे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, खोज को प्रोत्साहित करना या प्रोत्साहन देना। ऐसे में आप सारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग आपकी देखने को मिलेगी। आप सोचोगे नए नए तरीके से चीज़ों को, आप मस्तिष्क झंझावात ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो खोज वाली बात है वो आपके सामने निकल करके आएगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताइएगा कि आउट ऑफ 11 आपने कितना कुछ सही किया है। एक सवाल था मेरा कि डिस्क या किस प्रकार की अधिगम निर्योग्यता से रिलेट करता है, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में जल्दी ही। शुक्रिया आप सभी का तब तक के लिए।